नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए मैं लेकर आती रहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ लाइन फ्रॉम ईट्स। तो W.B. ईट्स की कौन सी पॉइंट से थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ये लाइन या फ्रेज जो है वो ली गई है? ऑप्शन है हमारे पास, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, बिजेंटियम, सेलिंग टू बिजेंटियम या द सेकेंड कमिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द सेकेंड कमिंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The Second Coming is a 22 lines poem that was written by Irish poet W.B. Yeats in 1919। तो 1919 में इसको लिखा गया था। W.B. Yeats जो है वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। This poem was first printed in the Dial in November 1920। It is considered a major work of modernist poetry and has been reprinted in several collections। Yeats used the phrase the second birth instead of the second coming in his first drafts। तो पहले जो ड्राफ्ट्स उन्होंने सेव किए थे उसमें W.B. ईट्स ने इसका नाम सेकेंड बर्थ लिखा था। बाद में इसका नाम चेंज करके सेकेंड कमिंग रख दिया गया। इसका जो लिटरेरी जॉनर है वो है लिरिक पोइट्री। कुछ लाइन्स देख लेते हैं, स्पेशली वो लाइन्स जहाँ पर थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो फ्रेज आ रही है। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed and everywhere. The ceremony of innocence is drowned. The best lack of all conviction, while the worst are full of passionate intensity। Things Fall Apart is the debut novel by Nigerian author Chinua Achebe। तो देखिए चिनुआ अचीबे जो है, जो कि एक नाइजीरियन ऑथर है, इनका भी डेब्यू नॉवल जो है वो थिंग्स फॉल अपार्ट के नाम से ही था, जो कि सबसे पहली बार 1958 में पब्लिश हुआ था। It depicts pre-colonial life in the southeastern part of Nigeria and the invasion by Europeans during the late 19th century। And the title is a quotation from The Second Coming, a poem by W.B. Yeats। तो W.B. Yeats की जो poem है The Second Coming, उसमें से चिनुआ अचीबे ने ये जो टाइटल है, कोटेशन है, ये ली है। और ये इनका डेब्यू नॉवल था जो 1958 में पब्लिश हुआ। और चिनुआ अचीबे जो है वो एक नाइजीरियन ऑथर है। इसके अलावा देखिए 2 नॉवेल्स और हैं जो एक तो सेकेंड कमिंग सेम नाम से है, 1980 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल जो है वो लिखा था वॉकर पर्सी ने। और दूसरा जो नॉवल है उसका टाइटल भी सेकेंड कमिंग से लिया गया है। उसके राइटर हैं रॉबर्ट पी पार्कर। और जो द वाइडनिंग जायर नाम से जो नॉवल है वो 1983 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स इज अ लाइन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। पहली बात तो ये जो लाइन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाली लाइन है। और दूसरा बहुत ही फेमस लाइन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबको आता होगा। ऑप्शन है हमारे पास, द रोड नॉट टेकन, मैंडिंग वॉल, बर्चेज या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैंडिंग वॉल। हालांकि बाकी जो पोम्स है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट पोम्स है। पर्सनली सब पोम्स को हमें पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो फ्रेज है या ये जो लाइन है वो मैंडिंग वॉल से ली गई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंडिंग वॉल इज अ पोम बाय 20th सेंचुरी अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट हैं और इनका जन्म हुआ था 1874 में और इनकी डेथ हुई थी 1963 में। इट इज़ फ्रॉम रॉबर्ट्स सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि 1914 में पब्लिश हुआ था और डेविड नट ने इसको पब्लिश किया था। एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड एंड एनालाइज्ड पोम्स इन मॉडर्न लिटरेचर। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन था और उसी में मैंडिंग वॉल जो है वो सेकंड नंबर की पोम थी।
Despite its simple language, Mending Wall is a complex poem with several themes, beginning with human fellowship. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पोइट्री कलेक्शंस देख लेते हैं। बॉयज़विल जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था, नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो 1914 में पब्लिश हुआ था, इसके अलावा माउंटेन, इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रूक, कलेक्टेड पोम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री और इन द क्लियरिंग, ये सारे जो हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोइट्री कलेक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ प्लेज भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं, जिनमें से 2 प्लेज जो हैं वो 1929 में पब्लिश हुए थे और 1929 में ही वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन भी पब्लिश हुआ था। वो सितंबर 1929 में पब्लिश हुआ था और इनका पर्टिकुलर मंथ जो है वो नहीं दिया हुआ था। तो 1929 में अ वे आउट जो कि अ 1 एक्ट प्ले है और दूसरा जो 1929 में पब्लिश हुआ था उसका नाम है द काउज इन द कॉर्न, जो कि अ 1 एक्ट आयरिश प्ले इन राइम है। 1945 में इनका प्ले अ मास्क ऑफ रीजन पब्लिश हुआ था और 1947 में अ मास्क ऑफ मर्सी पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नो प्रिंस हैमलेट इज अ लाइन रिटन बाय। तो ये जो लाइन है आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, ये लाइन किसने लिखी है और कौन से वर्क में लिखी है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास शेक्सपियर, यीट्स, W.H. ऑर्डन या T.S. एलियट। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, T.S. एलियट। और ये जो लाइन है वो ली गई है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है T.S. एलियट की। और साथ में एडिशनल नॉलेज के लिए एक फैक्ट आपको और बता रही हूँ, T.S. एलियट के जो बायोग्राफर थे उनका नाम था लिंडल गॉर्डन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, commonly known as Prufrock, तो इसको commonly जो है वो Prufrock के नाम से जाना जाता है, is the first professionally published poem by American born British poet T.S. Eliot, जिनका जन्म हुआ था 1888 में और डेथ हुई थी 1965 में। It was first published in the June 1915 issue of Poetry, a magazine of verse at the instigation of Ezra Pound. It was later printed as part of 12-poem pamphlet titled Prufrock and Other Observation in 1917. तो एजरा पाउंड के बारे में भी आप सब जानते होंगे, T.S. एलियट के बहुत ही अच्छे मित्र थे और उनके वर्क्स को भी ये देखा करते थे। ओरिजिनल टाइटल जो इसका था द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock जो है, इसका ओरिजिनल टाइटल था Prufrock Among the Women और इसकी ओपनिंग लाइन है लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। और जिस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया है आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, वो उसका जो स्टैंजा है वो ये है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज meant to be, am an attendant lord, one that will do, to swell a progress, start a scene or two, advise the prince, no doubt an easy tool। और इसकी जो concluding lines हैं वो है by sea girls red with seaweed red and brown, till human voices wake us and we drown। अब कुछ बेस्ट कोट्स जो है वो देख लेते हैं द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock से। हालांकि ये बहुत ही फेमस पोम है और मुझे ये लगता है कि सभी को एक बार ये पोम जरूर पढ़नी चाहिए, बट कुछ फेमस कोट्स देख लेते हैं। ज़्यादातर जो UGC नेट और सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कोट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो कोट देख लेते हैं, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। नेक्स्ट है, आई हैव सीन द मूवमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर एंड आई हैव सीन द एटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्निकर्स एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड। थर्ड है, एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी नोन दैम ऑल, आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर। नेक्स्ट है, आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। नेक्स्ट है, डू आई डेयर टू ईट अ पीच, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया, डू आई डेयर टू ईट अ पीच। इन द रूम ऑफ द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ Michelangelo। नेक्स्ट है, एंड इंडीड देयर विल बी टाइम टू वंडर, डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। नेक्स्ट है, इन अ मिनट देयर इज अ टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स which a minute will reverse।
नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी भी जा चुकी है, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स आफ्टर द कप्स द, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग खुद देख लेना, इसका होना चाहिए marmalade, marmalade, okay, marmalade. The tea among the porcelain, among some talk of you and me. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेयरवेल टू आर्म्स इज रिटन बाय, तो ये वर्क जो है अ फेयरवेल टू आर्म्स ये किसने लिखा है? ऑप्शन है हमारे पास विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जेम्स जॉयस या वर्जीनिया वुल्फ। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फेयरवेल टू आर्म्स इज अ नॉवल बाय अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है वो अमेरिकन राइटर थे और ये नॉवल जो है फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1929 में। इट वॉज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। It is a first-person account of an American, Frederick Henry, serving as a lieutenant in ambulance corps of the Italian army. The novel describes a love affair between expatriate from America and an English nurse, Catherine Barclay. The title might be taken from 16th century poem of the same name by English dramatist George Peele. तो ये बहुत ही important fact है। ये जो title है ये इट माइट बी टेकन फ्रॉम 16th सेंचुरी पोम ऑफ द सेम नेम यानी अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉर्ज पील। नेक्स्ट है इसका जो लिटरेरी जॉनर है वो है रियलिज्म एंड दिस नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस और बुक्स। फ्रेडरिक हेनरी नरेट्स द स्टोरी इन फर्स्ट पर्सन। द नॉवल वॉज बेस्ड ऑन हेमिंगवेज ओन एक्सपीरियंस। तो ये जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है इनके खुद के एक्सपीरियंस, इनके खुद के अनुभवों पर आधारित ये नॉवल था। When he was serving in the Italian campaigns during the First World War, the inspiration for Catherine Barclay was Agnes von Kurowski, a nurse who cared for Hemingway in the hospital in Milan after he had been wounded. कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, कैथरीन बार्कले, रिनाल्डी द प्रीस्ट, हेलेन फर्ग्यूसन, मिस गेज, मिस वेन कैंपिन एंड डॉक्टर वैलेंटिनी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको आता होगा बट इतने इजी क्वेश्चंस डालने के पीछे भी मेरा उद्देश्य यही रहता है कि एक्सप्लेनेशन जो है उसको डिटेल में दिया जाए ताकि हमें इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो सीखने को मिले और हम उनको मेमोराइज कर पाएँ। तो अब पैसेज टू इंडिया जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शंस है हमारे पास E.M. फ्रॉस्टर, जोसेफ कॉनराड, D.H. लॉरेंस या नीरज सी चौधरी। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए E.M. फ्रॉस्टर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ पैसेज टू इंडिया इज अ 1924 नॉवल बाय इंग्लिश ऑथर E.M. फ्रॉस्टर set against the backdrop of British Raj and the Indian independence movement in the 1920s. The novel is based on Froster's experiences in India, deriving the title from Walt Whitman's 1870 poem Passage to India in Leaves of Grass. तो ये लास्ट जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसका टाइटल है वो वॉल्ट विटमैन जो कि अमेरिकन पोइट हैं उनकी पोइम पैसेज टू इंडिया से लिया गया है जो कि लीव्स ऑफ ग्रास नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी और ये 1870 में पब्लिश हुई थी। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। डॉक्टर अजीज, अ यंग मुस्लिम इंडियन फिजिशियन हु वर्क्स एट द ब्रिटिश हॉस्पिटल इन चंद्रपुर। कैरल फील्डिंग, the 45 years old unmarried British headmaster of the small government-run college for Indians. Adela Quested, a young British schoolmistress who is visiting India with the vague intention of marrying Ronnie Heslop. Mrs. Moore, the mother of Ronnie Heslop. Ronnie Heslop, द ब्रिटिश सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ चंद्रपुर। और इसके अलावा है प्रोफेसर नारायण गौडबोले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है इससे ही से रिलेटेड एक मिलता जुलता वर्क है जिसका नाम है अ पैसेज टू इंग्लैंड जो 1959 में पब्लिश हुआ था और इसे लिखा था नीरज सी चौधरी जो कि एक इंडियन ऑथर हैं। अ पैसेज टू इंग्लैंड बाय Niraj C. Chaudhary is the vivid account of the author's delightful discovery of his visit to England. He has written it with freedom, without any obligations and edifying. Niraj C. Chaudhary was a Bengali English writer and cultural commentator.
ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1975। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 1975 में नीरज सिंह चौधरी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इसके अलावा वॉल्ट व्हिटमैन की जो पोइम है अ पैसेज टू इंडिया, उसे भी देख लेते हैं। पैसेज टू इंडिया बाय वॉल्ट व्हिटमैन इज अ फ्री वर्स फॉर्म दैट वाज पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, Whitman's seminal work. Leaves of Grass was published multiple times throughout Whitman's life as he made changes and additions until his death in 1892. It was this piece that would inspire E.M. Forster to write his 1924 novel A Passage to India. तो सारे ये जो फैक्ट्स हैं ये इंटरलिंक्ड थे, इनको हमने देखा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले संडे इसी तरह का वीडियो कोशिश करूँगी इससे और अच्छा बनाने की और इसमें और भी ज़्यादा फैक्ट्स को इंक्लूड करने की। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में।